नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। समय पर मरीज न पहुंचने से एम्बुलेंस पर अब जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बताते चले कि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने का यह भी कहना है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस को 22 मिनट में मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। शहरी क्षेत्र में 15 मिनट में किसी भी मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। अगर इससे ज्यादा समय एम्बुलेंस लेता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। हमने अपने प्रदेश में 3 बेसिक चीजें की हैं। एक तो पर्वतीय क्षेत्र में जो हमारी 108 सेवाएं है, वो मरीज को 22 मिनट तक हॉस्पिटल तक उसको अनिवार्य रूप से पहुंचाना है, क्योंकि कई ब्लॉकों में ये था कि दूरी बहुत थी हॉस्पिटल की, तो वहां हमने 2-2, 3-3 एम्बुलेंस अब लगाई है। अगर 22 मिनट में नहीं पहुंचेगी तो 3 गुना उन पर फाइन डाला जाएगा। शहरी क्षेत्रों में ये जो टाइम है वो 15 से 16 मिनट है। भारत चीन युद्ध में उत्तरकाशी के बरकोट के शहीद पायनीर रायचंद्र असवाल को 61 साल के बाद मिले सम्मान के बाद में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी और खंड विकास अधिकारी नौगांव ने उनकी मूर्ति का अनावरण किया है। इसके साथ श्रद्धांजलि देकर नमन किया। 18 साल की उम्र में शहादत देने वाले पायनीर रायचंद्र असवाल को दर्जनों लोगों ने याद किया है और उन्हें शहादत कर गोष्ठी आयोजित की है। 61 साल बाद मिले सम्मान पर शहीद मेला आयोजित कर लोक नृत्य किया गया है। मैं हुकुम सिंह असवाल शहीद का सबसे बड़ा भतीजा हूँ। शहीद रायचंद असवाल आज से 62 वर्ष पूर्व नेफा सेक्टर में भारतीय सेना से चाइना वार में वीरगति शहीद हुए थे। दुखद स्थिति ये थी कि उस समय तक भारतीय सेना हिंदी चीनी भाई के नारे के चक्कर में युद्ध के लिए तैयार नहीं थी, जिसका फल ये हुआ कि यह शहीद वनों में भटकते हुए बड़े संघर्षों में जो है इन्हें जीवन अपना जो है छोड़ना पड़ा। ये कहानी मैंने उनमें से बचे हुए एक सैनिक से सुनी थी। मैं कर्नल जयेश बडोला हूँ, अवकाश प्राप्त, और अभी जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हूँ अपना उत्तरकाशी जनपद में। आज सबसे पहले तो माँ यमुना और जो है हमारे शहीद पायनियर रायचंद असवाल जी को सबसे पहले उनको मैं नमन करता हूँ, और इस गांव को, बगासू की धरती को, बिल्कुल इस माटी को प्रणाम करते हैं जहां से उन्होंने ऐसा एक वीर सपूत को जन्म दिया। और जैसा कि अभी पहले कुछ देर पहले वक्ता ने बताया था, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर हिंदू मंत्रों के अंकित किए जाने पर खुशी जाहिर की है और साथ ही कहा और धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा कि पूर्व में बौद्ध धर्म के मंत्र और वहां पर अंकित किए गए थे, लेकिन अब वहां पर हिंदू धर्म के श्लोक अंकित किए गए हैं, जो कि बेहद ही खुशी का विषय है। और बौद्ध धर्म से उनका कोई द्वेष नहीं है, लेकिन देवभूमि में ये किया जाना उचित ही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के एयरपोर्ट का नाम भी सरकार आदि गुरु शंकराचार्य के नाम से हो जाता तो बहुत अच्छा होता। धन्यवाद करना चाहते हैं और प्रसन्नता अपनी व्यक्त करना चाहते हैं जिन्होंने देहरादून एयरपोर्ट के बाहर जो खंबे बनाए गए हैं नए, उनमें हिंदू मंत्रों को अंकित करवाया है। क्योंकि पहले जो खंबे अंकित कराए गए थे उनमें बौद्ध मंत्रों को अंकित करा दिया गया था, जबकि उत्तराखंड सनातनी प्रदेश है, यहाँ पर बौद्धों का उतना ज्यादा कुछ काम नहीं है। हम बौद्धों से द्वेष की दृष्टि से नहीं कह रहे हैं, लेकिन यहाँ उनका ज्यादा कोई काम नहीं है और सभी खंभों में बौद्ध मंत्र लिखे गए थे, तो हमने उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि ये ठीक नहीं है।
ओम बाव ग्रुप ऑफ कॉलेज का स्थापना दिवस मनाया गया। संस्थान के 18वें स्थापना दिवस के अवसर पर छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। इस अवसर पर पास आउट हुए छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी और कई विश्वविद्यालय के कुलपति मुख्य रूप से शामिल हुए हैं और स्वामी यतीन्द्रानंद ने पास आउट हुए छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। ओम ग्रुप के संस्थापक मुनीश सैनी ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी स्थापना दिवस बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें छात्रों को डिग्री प्रदान की गई है। तो ऐसे हमारे विद्यार्थी यहाँ पर ओम कॉलेज ऑफ ग्रुप्स के द्वारा और बहुत सारे बच्चों को आयुर्वेद में और यहाँ डॉक्टरी की चिकित्सक की डिग्री आज प्रदान की गई है। यहाँ के जो चेयरमैन हैं मनीष सैनी जी, वो बहुत बड़े सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं और साथ ही साथ शैक्षणिक जगत में भी उनका ये बहुत बड़ा प्रयास है। ओम ग्रुप ऑफ कॉलेज 2007 से प्रारंभ, आज उसका 18वां स्थापना दिवस के रूप में पूरा ओम परिवार ओम ग्रुप ऑफ कॉलेज का मना रहा है, जिसके उपलक्ष्य में सबसे पहले तो मैं हमारे आदरणीय प्रांत प्रचारक जी, गुरु जी हमारे पूजनीय और अन्य विशिष्टगण जो विशिष्ट अतिथिगण हमारे यहाँ आए हैं, उनका मैं ओम परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूँ। और जिस तरह से, क्योंकि मात्र 6 बच्चों से प्रारंभ हुआ, देश इस संस्था के माध्यम से जाना चाहिए, जिससे आने वाले समय में हमारे से क्षमा चाहते हुए हरिद्वार के जिलाधिकारी करमेन सिंह ने नारसन ब्लॉक और मंगलौर नगर पालिका का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की पड़ताल की है। निरीक्षण के दौरान खंड विकास अधिकारी कार्यालय में उप कार्यक्रम अधिकारी, मनरेगा ब्लॉक मिशन मैनेजर और साथ ही एरिया कोऑर्डिनेटर के अनुपस्थिति में पाए जाने पर डीएम ने नाराजगी जताई। उन्होंने इन अधिकारियों का वेतन रोकने, स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने नारसन ब्लॉक में वित्त आयोग की पहली किस्त खर्च न करने और टेंडर जारी न करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने फाइलों में पाई गई कमियों को तुरंत दुरुस्त करने के आदेश भी दिए गए हैं और निरीक्षण के दौरान डीएम ने निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन करने और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण किया गया है ब्लॉक नारसन का और इसमें हमने ये पाया है कि जो वित्त आयोग की धनराशि को समय से खर्च किया जाना था, वो अभी प्रथम किस्त की धनराशि भी जो है राज्य वित्त आयोग की खर्च नहीं हुई है। यहाँ तक कि उसके टेंडर भी निकले नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं इनको निर्देशित किया है कि अतिशीघ्र जो है इसके टेंडर निकाल करके कार्य पूर्ण किए जाए, क्योंकि इस वर्ष में 8 माह समाप्त हो चुका है, 4 महीने बचे हुए हैं। इसी वित्तीय वर्ष में धनराशि को समाप्त करना है, इसलिए हमने इनको निर्देशित किया है कि इसको समय से समाप्त करें। इसके अलावा इनके कुछ अभिलेख देखे गए थे, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास के जो फाइलें हैं वो देखी हैं। 19 हमारे 3 साल फोटो भी मंगाते हैं ना सर? जी सर। ऑनलाइन मंगाते हैं या ऑफलाइन मंगाते हैं? नहीं सर, पंचायत आप चढ़ाते हैं ना जी। हरिद्वार के श्यामपुर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 30 ग्राम स्मैक के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए नशे की खेप की बाजार में कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई गई है। आरोपी बिजनौर से देहरादून स्मैक की सप्लाई करने जा रहा था और गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया है कि उसे स्मैक की सप्लाई बिजनौर जिले के भीम आर्मी महासचिव राहुल चौधरी ने दी थी। आपको बताते चलें कि 30 ग्राम गांजे के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला हरिद्वार से है, जहां पर
भीम आर्मी महासचिव ने सप्लाई पर 30 ग्राम गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। भीम आर्मी महासचिव ने सप्लाई की जानकारी दी। श्यामपुर थाना क्षेत्र में सूचना मिली थी। उस सूचना के आधार पर जब दबिश दी गई और कार्रवाई की गई तो शांतनु नाम का एक व्यक्ति पकड़ा गया, जिसके कब्जे से 30 ग्राम स्मैक बरामद की गई है और एक राहुल चौधरी नाम का व्यक्ति है जो उसके कांटेक्ट में था इस स्मैक के लाने में, तो उसको वांछित किया गया है और शांतनु को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको जेल भेजा जा रहा है। अभी बरेली से चली थी और इसके बारे में पूरी डिटेल हासिल की जा रही है कि ये इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है और कहाँ इसको पहुंचाना था। इनकी डिटेल लेके फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई भी। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलीथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलीथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड।
के बाद स्वागत है, आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गैरसैंण के मुद्दे पर दोनों दल एक साथ होकर यहां के लोगों को ठगने और राजनीतिक षड्यंत्र करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब कभी भी गैरसैंण में सत्य बुलाई जाती है तो आनन फानन में दोनों दलों के विधायक आपस में सलाह मशवरा कर लेते हैं और सदन में शोर शराबा करने लगते हैं। इसे सदन को 3 या फिर 4 दिनों के अंदर स्थगित कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि पहले गैरसैंण पटवारी क्षेत्र होता था और 1997 में भी मेरे द्वारा गैरसैंण को तहसील बनाया गया और उसके बाद से आज तक वहां पर कोई विकास का काम नहीं हुआ। राजनीतिक पार्टियां गैरसैंण को लेकर सिर्फ बयानबाजी कर रही हैं। राज्य में सबसे ज्यादा पलायन भी उसी क्षेत्र से हो रहा। उन्होंने कहा कि मैं जब विधायक था और विजय बहुगुणा उस समय चीफ मिनिस्टर थे, उस समय मैं कहता आ रहा हूं कि गैरसैंण के साथ धोखा किया जा रहा है। एक चीज मैं विधायक रहा हूं, विजय बहुगुणा चीफ मिनिस्टर थे, मैंने वही कहा धोखा कर रहे हैं गैरसैंण के साथ। कोई बात कहे कि साहब नहीं गैरसैंण राह देने वाले, जब धोखा कर रहे हैं। मैंने देखा है, मैं खुद 29 साल विधायक था। वहां क्या होता था कि जैसे 3 दिन के लिए सत्र बुलाया जाता है, आनंद फानन में दोनों दल, सत्ता पक्ष में विपक्ष भी, क्या करता है आनंद फानन में विधायक लोग आपस में जो है सलाह मशवरा करते हैं, शोर शराबा करते हैं और 3 दिन के अंदर आज मुझे बता दो, जब से वहां विधानसभा शुरू हुई है गैरसैंण में, उपभोक्ता एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश के राशन डीलरों की कई समस्याओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की है। बैठक के संबंध में विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने भी कहा कि राशन डीलर्स को कोविड काल के दौरान का लाभांश और भाड़ा अब तक नहीं मिल पाने के कारण संबंध में उन्होंने अवगत करवाया था। साथ ही उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि विभाग के सतत प्रयास से राशन डीलरों की 21 महीने का भाड़ा की ओर से लाभांश जो है वो प्राप्त हो चुका है, जबकि 7 महीनों का बकाया अभी बाकी है, जिसको लेकर विभाग प्रयासरत है। भारत सरकार के खाद्य सचिव भी लगातार इसको लेकर पत्राचार कर रहे हैं। देखिए, आज हमारे प्रदेश के जो राशन डीलर हैं, उनकी जो संगठन है, उनके संगठन के पदाधिकारियों के साथ में उनके प्रदेश अध्यक्ष और संबंधित जिले के पदाधिकारी सभी जो 13 जनपदों से आए थे, आज उनके साथ में मिलते हुए उनकी जो समस्याएं थी उन पे वार्ता की गई है और उन समस्याओं में उनके कुछ व्यवहारिक चीजें थी जिनको कि वाकई जिन पे विचार किया जाना भी और समाधान किया जाना भी नितांत आवश्यक था। तो आज उन सबको आमंत्रित किया हुआ था, जिसमें उन लोगों का एक विषय था कि हमारे को विगत जो कोविड पीरियड का जो हमारा भुगतान है वो आज तक उनको लाभांश हो या भाड़ा हो वो प्राप्त नहीं हो पाया है। तो वहीं दिल्ली में बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक होगी और इस मीटिंग में बीजेपी संगठन चुनाव की कार्य योजना पर चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजय कुमार और प्रदेश संगठन चुनाव प्रभारी खजान दास शामिल होंगे। और वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि बीजेपी का संगठन पर्व पहले सदस्यता अभियान के रूप में चलाया गया और अब आगामी संगठन के चुनाव होने हैं और उसको लेकर बैठक में कार्य योजना पर चर्चा होगी। मनवीर चौहान ने कहा कि आगे मंडलों का चुनाव होगा, जिलाध्यक्ष, फिर प्रदेश और फिर राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के चुनाव होंगे, जिसको लेकर कार्यशाला का भी आयोजन होगा। तो संगठन देखिए, हमारी सरकार उपनल कर्मचारियों के हितों के साथ है और उनकी जो भी समस्या है उनके निदान के लिए सरकार प्रयास कर रही है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, क्योंकि अभी केदारनाथ उपचुनाव की आचार संहिता लागू है और 24 तारीख को उपनल कर्मचारियों को समय दिया गया है मिलने के लिए और उनकी समस्याओं को आदरणीय मुख्यमंत्री सुनेंगे और जो भी निराकरण हो सके उसको जरूर करेंगे। साथ ही जो उपनल कर्मचारियों की जो स्थिति समय है उसके लिए पूर्णतः कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से बिना आरक्षण के नियमों का पालन किए
उपनल कर्मचारी लगाएंगे। ठीक है भाई, ठीक है बोले। उत्तराखंड में पंचायतों का कार्यकाल 27 नवंबर को खत्म होने जा रहा है, जहां प्रदेश में 1.5 साल से अभी निकाय चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसे में क्या समय पर पंचायत चुनाव हो पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि जिस तरह से 1.5 साल से निकाय चुनाव ना करवाए गए हैं, वह सरकार पंचायत चुनाव कैसे टाइम पर करवाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार हर चुनाव अपने फायदे के अनुसार करवाना चाहती है। जनता की परेशानी से प्रदेश सरकार को कोई मतलब नहीं है। आपको बताते चले कि 27 नवंबर को कार्यकाल समाप्त होने वाला है। प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार पर जमकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव कराए जाने हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई। पंचायत चुनाव को लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर भी जारी है और पंचायतों का कार्यकाल जल्द होगा समाप्त, जिसको लेकर अब लगातार उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय ने तमाम तरह के सवाल किए हैं। नहीं, देखिए, सरकार अभी तो जो निकाय चुनाव है उसको जो है नहीं करा पा रही है। रोज जो है कहती है कि हम शीघ्र जो है चुनाव कराने का काम करेंगे, लेकिन अभी तक जो है चुनाव की जो घोषणा होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। विधिवत अभी सरकार क्यों डरी हुई है, सहमी हुई है। आम जन जो है सरकार के खिलाफ जो है सड़कों पर उतरने का काम कर रहे हैं। लोगों के मन में आक्रोश है और भाजपा को सबक सिखाना चाहते हैं, इसलिए चुनाव टाल रही है। पंचायत चुनाव तो अब उसके बाद होना है। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के मतगणना के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव और साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदड़ी ने बताया कि सुबह 8 बजे से ऊखीमठ में मतगणना शुरू होगी। उन्होंने कहा कि मतगणना के लिए भी सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे मतगणना स्थल को 3 जोनों में बांटा गया। मतदान कर्मियों को मतगणना की ट्रेनिंग की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी, लगभग 1:30 से 2 बजे तक प्रक्रिया संपन्न होगी। खबर दून से है, जहां पर ONGC चौक पर हुए सड़क हादसे का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। जहां सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी मॉनिटरिंग कमेटी ने राज्य सरकार से सवाल किए हैं कि कमेटी ने पूछा कि हादसे के बाद में सरकार के स्तर से क्या कदम उठाए गए। साथ ही यह भी पूछा गया कि सड़क हादसे के पीछे क्या वजह रही। ऐसे तमाम बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद राज्य सरकार ने परिवहन विभाग को रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। ये रिपोर्ट 15 दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को भेजनी है। वहीं दूसरी तरफ घटना की जांच हरियाणा का जेपी इंस्टीट्यूट भी कर रहा है, जहां विशेषज्ञ रिपोर्ट आने के बाद घटना के कारणों का पता लगाया जा सकेगा। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि 11 नवंबर की रात को ONGC चौक पर भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में कार सवार 7 लोगों में से 6 युवक युवतियों की मौत हो गई थी। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अभी भी अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।